हो गया सर। हो गया ना? ओके सर, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। सर बेसिकली हम लोग यस्टरडे इवनिंग को म्यूचुअल फंड क्लास नहीं कर पाए थे, इसलिए मैंने अभी थोड़ा सा कोशिश किया कि चलो कर लेते हैं। ठीक है, तो चलो सर देख लेते हैं, 1 घंटा कुछ सीख लेंगे और क्या। तो जैसे कि आप लोगों को मैंने बताया कि म्यूचुअल फंड में हम लोग ऑलमोस्ट फाइनलाइज एरिया में हैं। मतलब म्यूचुअल फंड का बेसिक्स पूरा कंप्लीट हो चुका है। बेसिक्स मतलब बेसिक्स तो काफ़ी डिटेल्स में हुआ, एंड उसके साथ साथ म्यूचुअल फंड रिलेटेड डिफरेंट फंड्स को कैसे आइडेंटिफाई करना होता है, या कितना तरह का फंड होता है, फंड्स को कैसे चेक करना होता है। रिसेंटली जो मैं डिस्कस कर रहा हूँ वो बेसिकली म्यूचुअल फंड में रिस्क को कैसे मेजर किया जाता है। ठीक है, रिसेंट जो डिस्कशन चल रहा है म्यूचुअल फंड में, ये डिस्कशन सिर्फ बेसिकली म्यूचुअल फंड में रिस्क कैसे मेजर होता है। तो उसमें मैंने आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ कराया, जैसे मानो कि आपको मैंने स्टैंडर्ड डेविएशन सिखाया, अल्फा बीटा इसको भी सिखाया। मतलब अल्फा बीटा को चेक करके आप किस तरह से म्यूचुअल फंड रिस्क को समझ सकते हो, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं चाहिए, इसके बारे में आइडेंटिफाई कर सकते हो। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इज दैट हम लोगों ने कुछ रेशियो के बारे में भी देखा। तो जैसे स्टैंडर्ड डेविएशन तो बहुत इंपॉर्टेंट एक कॉन्सेप्ट था। चलो मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ, आपको दिखाता हूँ कि क्या कॉन्सेप्ट के बारे में बात कर रहा हूँ। स्क्रीन शेयर है ना सर? यस सर। तो म्यूचुअल फंड में बीटा, एस डी, शार्प रेशियो, ये जो रेशियोज हैं इसके बारे में मैंने बात लास्ट वीक्स में किया था। इसमें बीटा बीटा जो है आपका रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ द फंड के बारे में बात करता है। मोस्ट मोस्ट इंटरेस्टिंग सर कि मोस्ट इम्पॉर्टेंटली एंड इंटरेस्टिंगली, बीटा का कॉन्सेप्ट नॉट जस्ट इन म्यूचुअल फंड्स बट ऑल्सो इन शेयर मार्केट। लाइक अगर आप इक्विटी डेरिवेटिव करते हो, या फिर अगर आप फ्यूचर एंड मतलब इक्विटी डेरिवेटिव में फ्यूचर एंड ऑप्शंस का भी पढ़ाई करते हो, वहां पर भी बीटा है। नॉर्मल स्टॉक इन्वेस्टमेंट में भी बीटा है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट में भी बीटा है। तो बीटा अल्फा का कॉन्सेप्ट पूरा फाइनेंस का ही, एक्चुअली ये सब फाइनेंस का ही एरिया है सर। ठीक है, सो बीटा, अल्फा, स्टैंडर्ड डेविएशन जो स्टैटिस्टिकल टूल्स है। स्टैंडर्ड डेविएशन क्या है? स्टैंडर्ड डेविएशन एक स्टैटिस्टिकल टूल्स है। तो इस स्टैटिस्टिकल टूल्स को यूज करके हम लोग किसी भी पर्टिकुलर स्टॉक या फंड का डेविएशंस को मेजर कर सकते हैं, जो मैंने आपको 1-2 हफ्ता पहले स्टैंडर्ड डेविएशंस के बारे में मैंने डिटेल्स में बात करके रखा। ठीक है, एंड फिर से मैं आपको शार्प रेशियो भी बताया, याद होगा जो लोग लास्ट क्लास किए थे उनको शार्प रेशियो के बारे में बताया था। अल्फा बीटा का यूज तो मैंने सिखाया ही था, साथ साथ में मैंने शार्प रेशियो क्या होता है वो भी बताया। अगर बाई चांस किसी का क्लास मिस है, उनको बस मैं इतना कहना चाहूँगा, जैसे देखो ये आपका ये एक्सेस का एक फंड का डेटा है। ठीक है, ऐसे देखो, ऐसे डेटा आपको तो मिल जाएगा अगर आप किसी भी पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड कंपनी का चूज करते हो। मार्केट में ढेर सारे कंपनीज अवेलेबल हैं, जीरोधा से करो, डायरेक्ट जीरोधा कॉइन के थ्रू से करो, या फिर आप स्टॉक्स के थ्रू से करो, या फिर ईटी मनी के थ्रू से करो। देयर आर लॉट्स ऑफ एरिया जहाँ जिसके थ्रू से आप मार्केट में म्यूचुअल फंड में आ सकते हो। ठीक है ना, कॉन्सेप्ट इज दैट कि सर म्यूचुअल फंड के अंदर आपको कुछ डेटा दे देता है। ठीक है, जिसमें देखो आपका रिटर्न का एरिया, पोर्टफोलियो, ठीक है, अलग अलग टाइप ऑफ फंड्स, बट इसमें कुछ रिस्क स्टैटिस्टिक्स होते हैं, स्टैंडर्ड डेविएशंस, शार्प रेशियो, सॉर्टिनो। ठीक है, तो एक्चुअली मैंने एस डी शार्प रेशियो के बारे में बात कर दिया था। अगर आप लोग भूल चुके हो या फिर अगर किसी कारण से क्लास मिस है, तो जस्ट एक बार गो थ्रू करने के लिए मैं फिर से रिकमेंड करूंगा सर, जस्ट एक बार जाओ और एक बार गो थ्रू करो। ठीक है, याद आ जाएगा, एसडी का कैलकुलेशन याद आ जाएगा, शार्प रेशियो का कैलकुलेशन याद आ जाएगा। ठीक है, फॉर दी एनआईएसएम एग्जाम एज वेल एज, एनआईएसएम एग्जाम में तो पूछता ही है, सीएसईएम में फाइनल में, ठीक है, म्यूचुअल फंड्स के बारे में काफी डिटेल सवाल पूछते हैं। एज वेल एज सीएस एग्जीक्यूटिव में भी, सीएस एग्जीक्यूटिव एज वेल एज सीएस प्रोफेशनल्स में भी आपका म्यूचुअल फंड रिलेटेड जो एरिया है वहां से भी इस तरह का क्वेश्चन आ सकता है या आता भी है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इज दैट, चाहे आप एनआईएसएम का एग्जाम दे रहे हो, चाहे आप नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का एग्जाम दे रहे हो, चाहे आप सीएसईएस सीएमए का एग्जाम दे रहे हो, वहां पर भी म्यूचुअल फंड रिलेटेड क्वेश्चंस पूछता है। सीएस सीएमए में नॉर्मली फाइनल लेवल में डिस्कशंस होता है, और सीएस में एग्जीक्यूटिव में एज वेल एज फाइनल लेवल में भी
इसके बारे में एरिया डिस्कशन होता है। तो एग्जाम ओरिएंटेड बात तो आपको समझ में आ ही रहा है, बट व्हाट अबाउट एज एन इन्वेस्टर, है ना। सबसे बड़ा बात क्या है सर, एग्जाम तो सर जो बैठेगा एग्जाम में, जिसको जॉब करना है वो जाता है, एग्जाम देता है, लाइसेंस लेता है, फिर डिस्ट्रीब्यूटर बनता है, एडवाइजर बनता है, उनका चक्कर अलग है। लेकिन जो जॉब नहीं करेगा, एडवाइजर नहीं बनेगा, डिस्ट्रीब्यूटर नहीं बनेगा, उनको क्या, उनके लिए मार्केट में एनालिसिस ही इंपॉर्टेंट है। वो क्या करता है, वो स्टॉक मार्केट, सॉरी म्यूचुअल फंड्स में, मैं यहाँ पर स्टॉक मार्केट को थोड़ा साइड करूंगा सर, ठीक है। वो म्यूचुअल फंड्स के अंदर जाएगा, जो भी म्यूचुअल फंड में उसका इन्वेस्टमेंट है उसके फैक्ट शीट्स को ओपन करेगा, ठीक है। या फिर मार्केट में डिफरेंट साइट्स हैं, एनालिटिकल साइट्स, ठीक है, जैसे स्टॉक मार्केट एनालिटिकल साइट होता है, उसी तरह का म्यूचुअल फंड एनालिटिकल साइट भी होता है, जहाँ पर म्यूचुअल फंड के बारे में डिटेल्स एनालिसिस होता है। तो ऐसा ही एक काफी डिटेल्स एनालिसिस करने वाला एक साइट के बारे में मैं आपको बताता हूँ सर। आई डोंट नो आप लोगों ने कभी नाम सुना है कि नहीं, बट इट्स अ बहुत डिटेल्स एनालिसिस मिलता है यहाँ पर फंड्स के बारे में। इसका नाम है सर मॉर्निंग स्टार, नाम सुना कभी आप लोगों ने? हाँ सर, मॉर्निंग स्टार के बारे में कभी सुना नहीं ना, कोई बात नहीं सर। ये मॉर्निंग स्टार में अगर आप आते हो तो ये बहुत काफ़ी पुराना ही है, ये इसका जो डिटेल्स है, यहाँ पर आपको ना डिफरेंट म्यूचुअल फंड्स के बारे में ना पता चलेगा। और इंटरेस्टिंग फैक्ट क्या है कि यहाँ पर कुछ ऐसा पैरामीटर्स भी होता है जो पैरामीटर्स आपको हर जगह नहीं मिलेगा, ठीक है। मतलब ये लोग, इन लोगों का जो रिस्क पैरामीटर को एनालिसिस करने का जो तौर तरीका है, मतलब बेसिकली जो मैथमेटिकल यूज ये लोग करता है, जो काफ़ी कमेंडेबल है सर, और काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है, ठीक है। मतलब काफ़ी डिटेल्स में करता है, जो इंटरनेशनल पैरामीटर है ऑलमोस्ट उसी तरह से ये लोग म्यूचुअल फंड्स को एनालिसिस करते हैं सर। तो कॉन्सेप्ट इज दैट कि जब आप म्यूचुअल फंड को, जैसे यहाँ पर देखो देयर आर लॉट्स ऑफ म्यूचुअल फंड्स, जैसे निपॉन इंडिया, ठीक है। अब मैंने यहाँ पर क्लिक किया, अब जब भी आप कोई फंड को ओपन करते हो ना, तो यहाँ पर आपको ये देखो, आपको फंड के बारे में डिटेल्स दिखेगा, एनएवी आज के डेट में क्या एनएवी है, कितना एसेट्स इसके पास है, 61.6 मिलियन एसेट्स है इनके पास, ठीक है। फिर अलग अलग आपका मिनिमम इनिशियल इन्वेस्टमेंट कितना चाहिए, ये आपको हर जगह में मिलेगा। बट इंपॉर्टेंट पार्ट इज दैट, जिसके बारे में मैं बात कर रहा हूँ, दैट इज रिस्क एंड रेटिंग का जो एरिया, ठीक है। कि फंड का जो रिस्क एंड रेटिंग का जो एरिया है, ये एक काफ़ी इंटरेस्टिंग एरिया है, ठीक है। ये बेसिकली आपको मार्केट वोलेटिलिटी के बारे में बताता है। यहाँ पर ये इसमें इसमें रिस्क रिटर्न का एनालिसिस नहीं है, कुछ इंसफिशिएंट डेटा है इसका, बट आपको दूसरे फंड में मिल जाएगा। ऐसे भी बहुत सारा फंड है, तो थोड़ा सा अगर आप रिसर्च करोगे, सर्वे करोगे, थोड़ा सा समय बिताओगे, तो आपको दिख जाएगा फैक्ट शीट के साथ साथ। देखो सर, म्यूचुअल फंड में क्या क्या चाहिए आपको, म्यूचुअल फंड को ओवरव्यू चाहिए, उसका पोर्टफोलियो में क्या क्या है वो चाहिए, डिटेल पोर्टफोलियो चाहिए, उसका परफॉर्मेंस चाहिए, रिस्क रेटिंग चाहिए, एंड फैक्ट शीट्स चाहिए। आप समझ रहे हो ना सर? हाँ, ये देखो सर, मैं एक एक करके क्लिक करता हूँ, आपको समझ में आएगा। जैसे मैंने ओवरव्यू में क्लिक किया, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने से पहले आपको ये सब चीज़ जानना चाहिए, ठीक है। कि म्यूचुअल फंड में ये, इसका ओवरव्यू में ये इसका करंट एनएवी क्या चल रहा है, रिसेंट ग्रोथ कहाँ दिया है, ठीक है। ये देखो सर, ठीक है, ये देखो फंड कितने का फंड है, 61 मिलियन का फंड है, ठीक है। इधर अगर आप देखोगे तो ये लास्ट कुछ दिन इसका जो पर्टिकुलर ग्रोथ इंडेक्स है, उसमें ये 10,000 से आगे निकल के 38,000 तक का इसका फंड में ग्रोथ हुआ है, ठीक है। फिर आपका कैटेगरी वाइज भी इसका डिटेल्स आपको मिल जाएगा। अगर मैं थोड़ा सा नीचे जाओ, एसेट एलोकेशंस में भी जा सकते हो, कुछ डेटा इसका अवेलेबल नहीं है, मुझे कोई दूसरा फंड देखना पड़ेगा। निपॉन इंडिया एसेट्स, निपॉन ऐसे बहुत फेमस कंपनी है म्यूचुअल फंड्स में, इसमें काफ़ी डेटा मिसिंग है। दूसरा फंड देखें, पॉपुलर फंड देखते हो, ये एक मुझे मिला मॉर्निंग स्टार, यहाँ पर ना इतना डिटेल्स में है, मतलब क्या बताऊँ आपको। फिर मैं आपको एक्चुअली लेके जाता हूँ कि सर वो रिस्क पैरामीटर में मेरा आज का डिस्कशन, रिस्क पैरामीटर में आज का डिस्कशन। एक सेकंड, आदित्य बिरला, आदित्य बिरला नजर आ रहा है सर, आप लोग देख पा रहे हो ना जो मैं आपको दिखाने का कोशिश कर रहा हूँ? हाँ सर। ऐसे तो अगर आप फैक्ट शीट चेक करते हो, मैंने आपको फैक्ट शीट से, जैसे पराग पारिक फ्लेक्सी कैप से मैंने आपको दिखाया ना कि कहाँ कहाँ इसका पोर्टफोलियो है, ठीक है। वो डिस्क्लोज करेगा ना
कि भाई आपका पैसा कहाँ लगा हुआ है, ठीक है। तो यू मस्ट नो कि आपका पैसा कहाँ लगा हुआ है। लेकिन कॉन्सेप्ट इज दैट आपको उसका भी आइडिया होना चाहिए। अगर आपको स्टॉक मार्केट का आइडिया हो जाता है तो आप भी समझ सकते हो कि भाई ये फंड को कहाँ मैनेज कर रहा है और उसका सही जगह चूज किया कि नहीं किया। तो आपको भी इसका नॉलेज हो जाना चाहिए, तो तभी ना आप समझोगे कि आपका फंड सही जगह में है कि नहीं है। फिर ये सब तो मैंने आपको बता ही दिया कि अलॉटमेंट, फंड मैनेजर, एसेट अंडर मैनेजमेंट, नेट एसेट वैल्यू का केस क्या है, कैसे कैलकुलेट होता है, एक्सपेंस रेशियोज क्या होता है, बेंचमार्क क्या होता है, एडिशनल बेंचमार्क क्या होता है, ठीक है। फिर मैं आपको लोड स्ट्रक्चर के बारे में भी मैंने बताया आपको, ठीक है। एंट्री लोड क्या है, एग्जिट लोड क्या है। फिर आपको मैं क्वांटिटेटिव इंडिकेटर्स, मतलब वही रिस्क इंडिकेटर्स है बेसिकली। यहाँ पर आप बीटा, स्टैंडर्ड डेविएशन, शार्प रेशियो, ठीक है, ये सब चीज़ों के बारे में आप देखते हो। पोर्टफोलियो टर्नओवर, ठीक है, इसमें इंक्लूडिंग आर्बिट्रेज क्या करता है। यहाँ पर इंडस्ट्री एलोकेशंस वाइज आप देख सकते हो कि कौन से इंडस्ट्री में आपका फंड का कितना परसेंटेज गया है। तो ये फैक्ट शीट्स में आपको पता चलेगा, ठीक है। बेंचमार्क को भी देख के आप मतलब डिसीजन ले सकते हो कि किस तरह से बेंचमार्क के ऊपर बेस करके आपका फंड का क्या परफॉर्म कर रहा है, उसको जानना। बट सर हम लोग थोड़ा और डिटेल्स में जानने का, मतलब डिटेल्स इन द सेंस और कुछ पैरामीटर्स है, ठीक है। जैसे कि मैं आपको बोला ना कि देयर इज अनदर अनदर सम रिस्क स्टैटिस्टिक्स, जैसे कि स्टैंडर्ड डेविएशन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सर, कि आप जिस फंड में पैसा लगा रहे हो उसका डेविएशन कितना हो रहा है ओरिजिनलिटी से। तो ओरिजिनल से डेविएट पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। वो सब में शार्प रेशियो काम करता है, सॉर्टिनो काम करता है, और एक इंटरेस्टिंग रेशियो है सर कैप्चर रेशियो बोल, ठीक है, जो यहाँ पर नहीं है। बट अगर आप इसके इसके बारे में अगर आप वो मैं आपको बोला ना मॉर्निंग स्टार में अगर आप रिसर्च करते हो तो आपको मॉर्निंग स्टार ये डेटा प्रोवाइड करता है। वही मैं थोड़ा सा आपको दिखाने का रिसर्च कर रहा था। यूटीआई बहुत सारा फंड है। अगर बाद में मुझे यहाँ से मिलेगा तो मैं आपको दिखाऊंगा रिस्क एंड रेटिंग में जाके आप किस तरह से ये जो मैं रिस्क का एरिया बताया ना सर, उसको देखना है आप, ठीक है। ये बेसिकली मार्केट वोलेटिलिटी मेजरमेंट है ना सर, इसी में मेनली बात करता है, ठीक है, जो बेसिकली कैप्चर रेशियो में बात करता है। और वही मेरा आज का मेन डिस्कशन रहेगा। आपको जब भी ये डेटा मिल जाए, यहाँ पर कुछ ही कारण से ये डेटा नहीं आ रहा है, कुछ इंसफिशियंस के कारण, तो बाद में मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है। तो डोंट वरी, चलो देखते हैं। सबसे पहले ये समझते हैं सर कि मार्केट वोलेटिलिटी को मेजर करने के पीछे ये कैसे काम करता है, ठीक है। चलो, ऐसे तो स्टैंडर्ड रेशियो, शार्प रेशियो याद हो गया होगा, ठीक है। स्टैंडर्ड रेशियो, शार्प रेशियो जरूर याद होगा, जो मैंने ऑलरेडी पढ़ाया, और उसको मेजर करके क्या समझ में आता है वो भी मैंने बताया। सो बीटा क्या मेजर करता है, मैं एक बार याद दिला देता हूँ आपको कि लास्ट चैप्टर में हम लोग क्या क्या पढ़े थे। सर बीटा मेजर करता है रिलेटिव रिस्क ऑफ फंड कॉम्पेयर टू इट्स बेंचमार्क लाइक निफ्टी 50। तब आपका फंड मार्केट के जो टॉप मार्केट में जो टॉप परफॉर्मेंस हो, मतलब नॉर्मली लोग सोचते हैं जैसे कि निफ्टी 50, ठीक है, निफ्टी के अंदर जो 50 स्टॉक है उसके साथ कंपेयर करना, या फिर निफ्टी 500, ठीक है, जिसके अंदर स्मॉल स्मॉल कैप, मिड कैप जैसे फंड्स भी हैं, जो हाई ग्रोथ फंड भी काफी दिखता है इसके अंदर। तो निफ्टी 50, निफ्टी 500, सेंसेक्स 100, ठीक है, इस तरह का स्टॉक मार्केट मतलब इक्विटी मार्केट का जो बेसिकली ओवरऑल इंडेक्स है सर, उसके साथ कंपेयर किया जाता है बेंचमार्क को, है ना। याद है सर आप लोगों को ये सब बातें। ये देखो, जैसे ये जो पराग पारिक फ्लेक्सी कैप था, इसका 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 बेंचमार्क क्या था, निफ्टी 500 था, ठीक है, निफ्टी 500 था। एडिशनल बेंचमार्क क्या था, निफ्टी 50 था। मतलब एक साल में या एक पर्टिकुलर पीरियड में निफ्टी 550 से ये फंड ज्यादा दिया कि कम दिया है, ठीक है, इसका भी डिटेल्स आपको मिलेगा। ये देखो, ये स्कीम जो है ये जब से आया है तब से 20% रिटर्न दिया है 2013 से। और 2013 से अगर आप निफ्टी 50 को देखते हो, 2013 से निफ्टी 50 14% का ओवरऑल बेसिकली रिटर्न जनरेट किया है। इसका मतलब क्या है कि निफ्टी 50 से भी फंड अच्छा परफॉर्म किया है, निफ्टी 50 से भी ये फंड अच्छा परफॉर्म किया है। मतलब ये जो म्यूचुअल फंड कंपनी है, ये निफ्टी 50 से भी बेहतर रिटर्न जनरेट करने का ताकत रखता है, और ऐसा किया भी है। मजाक का मतलब इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि ऐसा बहुत लोगों के साथ किया है सर,
ठीक है। सो ऐसा और भी फंड्स है। अब फंड को एनालिसिस करना आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है। मैं तो अभी आपको ये सिखा रहा हूँ कि आप कैसे एनालिसिस करोगे। तो जिसमें एक चीज मैंने आपको अभी बताया, दैट इज कि बेंचमार्क में बीटा कैसे काम करता है। हायर द बीटा हायर द रिलेटिव रिस्क, जितना बीटा ज्यादा होगा रिस्क भी ज्यादा होगा। बट इंटरेस्टिंग फैक्ट इज ऑल्सो दैट सर कि रिस्क ज्यादा होने के साथ साथ रिटर्न भी ज्यादा होता है। ये फाइनेंशियल पैरामीटर है सर, ये एफएम में भी पढ़ाया जाता है, ये मैं फ्यूचर एंड ऑप्शंस में भी पढ़ाता हूँ, ठीक है। तो ये सब चीज आप लोग हर जगह में देखोगे, ठीक है, हर जगह में देखो। फाइनेंशियल रिलेटेड, फाइनेंस रिलेटेड एनी फील्ड में आपको ये सब चीज देखना पड़ेगा। चाहे आप म्यूचुअल फंड का पढ़ाई करो, चाहे आप हार्डकोर फाइनेंस पढ़ो, चाहे आप म्यूचुअल फंड में सॉरी फ्यूचर एंड ऑप्शंस का पढ़ाई करो, या इक्विटी एनालिस्ट का या रिसर्च एनालिस्ट का पढ़ाई करो। So beta is not an indicator of the inherent risk of the fund. Alpha is the excess return over and above the benchmark return on a high risk adjusted basis. Already discussed है, अल्फा बीटा में रिलेशनशिप में मैंने बता के रखा। Higher the beta, lower is the alpha and vice versa. Standard deviation measures the riskiness of the fund. Higher the SD, higher the volatility of the fund. स्टैंडर्ड डेविएशन जितना ज्यादा होता है फंड का वोलेटिलिटी उतना हाई होता है। शार्प रेशियो क्या मेजर करता है? शार्प रेशियो मेजर दी यूनिट ऑफ रिटर्न अर्न फॉर एवरी यूनिट ऑफ रिस्क अंडरटेकिंग, मतलब पर यूनिट रिस्क लेने के बेसिस पे आप कितना रिटर्न कमाते हो, ये शार्प रेशियो बात करता है। हायर द शार्प रेशियो बेटर इज द फंड, ठीक है। नाउ कॉन्सेप्ट इज दैट, ये तो हो चुका था, तो फिर अभी क्या बताना है सर? सर और दो रिस्क पैरामीटर बाकी है, जिसका नाम है शॉर्टिनो एंड द कैप्चर रेशियो, जिसके बारे में मैं आपको स्टार्टिंग से बात कर रहा हूँ। सर इसमें एक कॉन्सेप्ट होता है सर शॉर्टिनो का कॉन्सेप्ट, एंड दूसरा कॉन्सेप्ट होता है कैप्चर रेशियो का कॉन्सेप्ट। अच्छा प्लीज टेल मी, समझ में आ रहा है? नंदिनी, नील, टेल मी सर, शिवम, रोशनी, एक बार बोलो समझ में आ रहा है कि नहीं? यस सर। हाँ ठीक है सर। तो देखो शॉर्टिनो रेशियो क्या है और कैसे काम करता है। अभी मैंने आपको दिखाया ना शॉर्टिनो का डेटा, हाँ अब फिर से दिखा दूंगा उसमें क्या है। So in this chapter we will discuss two other ratios related to mutual fund performance or risk measures, that is Shortino ratio and the capture ratio, and these are fairly easy to understand, so we will try to keep this chapter short. ठीक है, जल्दी जल्दी हो जाएगा सर। ऐसे आज संडे है, मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा आप लोगों का, ठीक है। 1 घंटा का पढ़ेंगे और 1 घंटा में पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर करके घर चले जाएंगे, ठीक है। मैं भी थोड़ा छुट्टी लूँगा आज। सर we discussed the Sharpe ratio in previous chapter. Sharpe ratio का क्या फॉर्मूला था? शार्प रेशियो में आपको मैं अभी बताया, शार्प रेशियो क्या करता है, पर यूनिट रिस्क के कारण आपको कितना रिटर्न मिलता है, ठीक है। तो रिस्क रिटर्न रिलेशनशिप के ऊपर शार्प रेशियो काम करता है। सर भूलना नहीं है, ठीक है। अगर भूल जाते हो तो एक बार क्या करना है, एक बार जाके वापस रिवाइज करना है, ठीक है। सर शार्प रेशियो का फॉर्मूला ऐसा था, फंड का रिटर्न और रिस्क फ्री रिटर्न। रिस्क फ्री क्या होता है? रिस्क फ्री इन द सेंस जैसे गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, ट्रेजरी बिल, ये सब होता है रिस्क फ्री, मतलब जहां पर पैसा रख के आपका पैसा सेफ जोन में होता है। जैसे सरकारी, अगर आप रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के साइट में जाओगे तो करेंटली टी बिल कितना रिटर्न देता है, ट्रेजरी बिल या गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, एग्जाम्पल के तौर में 6% ले सकते हो सर, ठीक है। स्टैंडर्ड 6%, 6.5%, ठीक है। मैं दिखाया था, पहले भी दिखा दिया था। तो फंड रिटर्न जो दे रहा है उससे आप रिस्क फ्री रिटर्न को माइनस करो। क्यों करना चाहिए? बिकॉज वो तो आपको ऐसे ही मिलता। क्या शिवम, बात समझ में आ रही कि नहीं? बोल रोशनी, जो रिटर्न तुम्हें ऐसे भी मिलता, इतना दिमाग ना लगा के भी, अगर तुम बैंक में एफडी कर देते या फिर अगर तुम किसी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में डाल देते, वो रिटर्न तो तुम्हारा सेफ रिटर्न है भाई। तो सेफ रिटर्न मतलब रिस्क फ्री रिटर्न, जिसके लिए माथापची कम है। बस थोड़ा सा दिमाग लगा के गवर्नमेंट बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करना है, या फिर कुछ ऐसा म्यूचुअल फंड लेना है, कोई ऐसा म्यूचुअल फंड लेना है जहां पर आपको रिटर्न क्या मिलेगा, सिक्योर मिलेगा, ठीक है। डेब्ट म्यूचुअल फंड्स ले सकते हो, ठीक है। गवर्नमेंट सिक्योरिटीज वाला ऐसे म्यूचुअल फंड्स होता है, मैंने आपको दिखाया। मैंने आपको फंड के बारे में जब बताया तब मैं आपको अलग अलग म्यूचुअल फंड्स के बारे में बताया। लेकिन सर करेंटली सेफ जोन में क्या क्या रेट चल रहा है वो भी मैंने आपको पहले भी बताया। जैसे ये पॉलिसी रेट्स है, इसको छोड़ो, पॉलिसी रेट नहीं, हमें चाहिए मार्केट ट्रेंड्स। मार्केट ट्रेंड्स में जाओगे रिजर्व बैंक के साइड में, तो आपको ना गवर्नमेंट का करंट जो सेफ एंड सिक्योर चल रहा है उसमें आपको, जैसे मत देखो 91 दिन का ट्रेजरेबल, 91 डे का, ये सब मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट बोला जाता है इसको, याद रखना सर।
एग्जाम में पूछते भी हैं, जब जिन लोगों का एग्जाम होता है, ठीक है, एग्जाम में पूछते भी हैं। तो मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट में 91 डे का टी बिल्स, ठीक है। अच्छा, जो जीएस लिखा है मतलब वो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज है, और 2032 मतलब कब इसका मैच्योरिटी आने वाला है। और ये साइड साइड में इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट के बारे में कहा गया है, ठीक है, और मतलब कहाँ से लेके कहाँ तक हो सकता है, ठीक है। लेकिन ये टी बिल जो है ये शॉर्ट पीरियड का होता है, 3 महीना, ठीक है, मैक्सिमम 364 डेज का टेबल्स होता है। तो 364 का 6.3, 91 दिन का 5.62, 182 डेज का 5.97, तो ये बेसिकली कट ऑफ चल रहा है। सो पॉइंट इज दैट कि ये जो भी आप देख पा रहे हो, ये जो भी आप देख पा रहे हो, इतना रिटर्न आपको तो ऐसे भी मिलेगा और एकदम जबरदस्त मिलेगा, कोई विदाउट टेकिंग एनी रिस्क, ठीक है। इवन म्यूचुअल फंड्स कंपनी भी क्या करता है, जब सेफ जोन में पैसा डालना होता है ना, ये देखो सर, डेप्ट एंड मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट में कितना डाल दिए, ये क्या है, ये कौन सा फंड है, ये पारंपरिक टैक्स सेवर्स फंड है। टैक्स सेवर्स फंड में अलग अलग कंपनी में तो इन्वेस्ट किया है टोटल फंड का 83%, बट देखो डेब्ट मार्केट में भी 16-17% डाल दिया। कितना फंड है इसके पास, ये वाला 393 करोड़ का फंड है। 350-400 करोड़ के फंड में से 16-17% तो डेब्ट में, मतलब बेसिकली गवर्नमेंट सिक्योरिटी में चला गया। ये है कंजर्वेटिव हाइब्रिड फंड। कंजर्वेटिव हाइब्रिड मतलब ये काफी रिस्क फ्री एरिया में आपका पैसा डाला हुआ है। कैसे पता चला, ये देखो सर, ये सारा का सारा सोवेरिन दिख रहा है ना। सोवेरिन का मतलब ही होता है, सोवेरिन का मतलब ही होता है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज जो है, इसको सोवेरिन कहते हैं। ये सारे के सारे देखो स्टेट गवर्नमेंट का, ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट का 75% ऑफ द टोटल फंड्स सोवेरिन में डाल दिया। क्यों, कितना पैसा है इसमें सर, 700 करोड़ के आसपास का टोटल फंड है एज ऑफ 31 जनवरी 2022, ठीक है। तो कहने का मतलब ऐसा है कि ये भी एक बहुत, और एफडी में भी है, एचडीएफसी बैंक में भी देखो फिक्स डिपॉजिट करके रखा, एक्सिस बैंक में भी फिक्स डिपॉजिट करके रखा, तो वो भी रिटर्न जनरेट करता है। लेकिन ये कंजर्वेटिव हाइब्रिड, कंजर्वेटिव फंड है, ठीक है। इसमें इक्विटी बहुत ही कम लिया गया, सिर्फ 12-13% इक्विटी में इन्वेस्ट किया, सिर्फ टोटल फंड का 12-13% इक्विटी में इन्वेस्ट किया, बाकी सारा पैसा, बाकी सारा पैसा डेब्ट में डाल दिया या फिर गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में डाल दिया, ठीक है। तो ये अलग अलग फंड बनता है, अलग अलग फंड बनता है सभी कंपनीज का, चाहे पराग पारिक ले लो, चाहे निप्पॉन इंडिया ले लो, चाहे आप क्या बोलते हैं इसको, ये अभी मैं दिखाया आपको यूटीआई ले लो, ठीक है। जो भी फंड लेना है लो सब, मतलब फंड को चेक करो, उसका डिसीजन मेकिंग कॉन्सेप्ट देखो, किस तरह से फंड को बना रहे वो देखो। मैं नेक्स्ट क्लास आप लोगों को एक इंटरेस्टिंग चीज बताने वाला हूँ। वो इंटरेस्टिंग फैक्ट ये होगा कि म्यूचुअल फंड को चूज करने के टाइम पे, मतलब जब आप म्यूचुअल फंड में रिसर्च करते हो, तो बेसिकली हाउ टू एनालाइज इक्विटी म्यूचुअल फंड, हाउ टू एनालाइज डेब्ट म्यूचुअल फंड, मतलब बेसिकली इतना दिन से हम लोगों ने जो कुछ भी पढ़ के आए सर, ठीक है, उसको एक चेकलिस्ट में कन्वर्ट करना है। तो क्या क्या देखना है और इन्वेस्ट करना है, क्या क्या देखना है और उसमें से डिसीजन लेना है और इन्वेस्ट करना है, दैट इज द पर्पस, ठीक है। लेकिन ठीक है, हम लोग ऑलमोस्ट कंप्लीशन में आ चुके हैं। अभी क्या करना है, थोड़ा सा लास्ट में जो भी है वो थोड़ा देख लेते हैं। तो जैसे कि मैं आपको क्या बताया कि फंड का रिटर्न, अगर कोई फंड आपको 17% रिटर्न दे रहा है, मार्केट अगर रिस्क फ्री है 6%, तो 17 - 6 और जो भी स्टैंडर्ड डेविएशन आएगा उससे डिवाइड कर दो। तो I want you to think about the denominator. The denominator has standard deviations, which as you know is an assessment of risk, है ना। स्टैंडर्ड डेविएशंस क्या है, जो ओरिजिनल फंड का एरिया है वहां से फंड कितना डेविएट करता है। सो डोंट फॉरगेट कि डेविएशंस के बारे में मैंने कितना डिटेल्स में बोला था आप लोगों को। तो पॉइंट इज दैट कि डेविएशन करना पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। नाउ कॉन्सेप्ट इज दैट व्हाट सॉर्ट ऑफ रिस्क, किस तरह का रिस्क के बारे में बात कर रहे हैं। वेल, we are talking about the risk return varying from average expected return। मतलब आप जितना रिटर्न एक्सपेक्ट करते हो अपने फंड से, ठीक है, आप जो एक्सपेक्ट कर रहे हो, जो एसडी के थ्रू से आप एक्सपेक्ट कर रहे हो, read that line again, we are defining risk as to the variations or variance from the average expected return। the variance can be positive or negative। आपका रिटर्न एक्सपेक्टेशंस पॉजिटिव भी हो जाता है या नेगेटिव भी हो सकता है। से फॉर एग्जांपल आपके पास कोई ऐसा फंड, ठीक है, एवरेज रिटर्न नॉर्मली यहाँ से आ रहा है सर 0.108। नाउ आप देखो यहाँ पर थोड़ा सा, 3 अगस्त 2020 से लेके यहाँ पर जो डेटा टाइम सीरीज है, ये टाइम सीरीज डेटा बोलते हैं इसको,
8 सितंबर 2020। ओके, तो फ्रॉम 3 अगस्त से लेके 8 सितंबर तक का जो टाइम सीरीज है, इसमें आप फंड का एनएवी देखो। ऐसे एनएवी चेंज होता रहता है मार्केट ट्रेडिंग के साथ साथ, है ना, इन्वेस्टमेंट के साथ साथ। यू ऑल नो हाउ 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 एनएवी एक्चुअली कैलकुलेटिंग। हाँ सर, याद होगा ना। अब ये मत बोलो इतना देर बाद कि एनएवी भूल गए सर। एनएवी भूल गए तो वापस क्लास करो, वापस क्लास करो सर, एनएवी भूल गए तो नेट एसेट वैल्यू जो म्यूचुअल फंड्स में मेन होता है सर, तो एनएवी जैसे चेंज हो रहा है उसके हिसाब से डेली रिटर्न भी चेंज हो रहा है ना। देखो आप, फंड का एनएवी चेंज हो रहा है, डेली रिटर्न भी चेंज हो रहा है, ठीक है। नाउ कॉन्सेप्ट इज दैट कि आप एक्सेस रिटर्न कितना चाहते हो। एक्सेस रिटर्न अगर आप 1.13 चाह रहे हो, 0.11 हो रहा है, 0.77 हो रहा है, कभी नेगेटिव भी हो रहा है, ठीक है। कभी कभी नेगेटिव रिटर्न भी आपको दे रहा है, कभी पॉजिटिव भी है, कभी नेगेटिव भी है। तो सर ये तो मार्केट है ना, मार्केट में रिटर्न पॉजिटिव नेगेटिव होता रहता है, लेकिन यहाँ पर आपको थोड़ा पेशेंसली समझना पड़ेगा। ये जो मार्केट में रिटर्न का पॉजिटिविटी और रिटर्न का नेगेटिविटी और उसमें एवरेज रिटर्न का केस, इसमें क्या अंडरस्टैंडिंग है आपका, या फिर इसमें से आप मार्केट में किस तरह से पॉजिटिव और नेगेटिव वेरिएंस से अपना रिस्क को मेजर कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए आपको कुछ समझना पड़ेगा, जैसे कि सिंपल डेली एनएवी डेटा, ये हर फंड का डेली एनएवी है, ठीक है। सिंपल डेली एनएवी डेटा फॉर ए म्यूचुअल फंड एंड आई हैव कैलकुलेटेड डेली रिटर्न फॉर द फंड ऑफ द टाइम सीरीज एंड आल्सो हैव कैलकुलेटेड द एवरेज डेली रिटर्न फॉर द टाइम सीरीज। तो एवरेज डेली रिटर्न जो है सर, इतना सारा कैलकुलेशन के बाद मुझे इतना मिल रहा है सर, 0.108%, ठीक है। So further, I calculate the excess return by subtracting the average return from the actual return. अब हमें हमें excess return कैसे मिलता है, ये जो साइड में मुझे excess return का डेटा मिला है 1.13 से लेके, ये वाला बात कर रहा हूँ सर। ये जो excess return का डेटा मिला है, ये कैसे मिला मुझे। excess return का डेटा मुझे ऐसे मिलता है सर, आप भी देख लो, आप भी देख लो। excess return का डेटा ऐसे मिलेगा कि एवरेज रिटर्न जो आपका आता है सर, by subtracting the average return from the actual return. For example, the daily return of 4th August 2020 1.23, ठीक है, ये डेली रिटर्न है, आप चेक करोगे तो आपको मिल जाएगा। अब एवरेज रिटर्न कितना है 0.108, तो एक्सेस रिटर्न कितना हो जाएगा 1.23। अगर आपका डेली रिटर्न है जो 4th अगस्त का है, सो 1.23 से अगर 0.108 को अगर आप माइनस करते हो तो आपका एक्सेस रिटर्न आ जाता है 1.1। दिस इज हाउ यू कैन एक्चुअली कैलकुलेट 1.13। ए समझ में आया सर, 1.23 माइनस 0.108 इक्वल्स टू 1.13, ये एक्सेस है। मतलब एवरेज रिटर्न आपका फंड का 0.10 है डेली का, लेकिन 4th अगस्त को आपको 1.23% रिटर्न मिला है। स्टॉक में जो चेंजेस आया है, 222 से आपका एनएवी बढ़ के 224 हुआ है, फिर 224 से 225, फिर 27, फिर 27 में ही थोड़ा सा, समझ रहे हो ना। स्टॉक मार्केट में स्टॉक का दाम में चेंजेस होता है, यहाँ पर फंड के एनएवी में चेंजेस होता है। तो जो डेली रिटर्न आपका मिलता है वो अलग हो सकता है, बट एवरेज करोगे तो 0.08 मिलेगा, 0.108 मिल जाएगा। नाउ पॉइंट इज दैट कि 4th अगस्त में आपको कितना एक्सेस रिटर्न मिला। 4th अगस्त में आपको एक्सेस रिटर्न मिल गया 1.13। सर ये कैलकुलेशन अगर आप मुझे कंफर्म करोगे तो जाके मैं आगे का बात करूंगा। प्लीज चल, रोशनी, शिवा बोलो सर, नील, नंदिनी, क्लियर है कैलकुलेशन सबको। नंदिनी बुझते पेरेছিস, नील, हाँ सर। शिवम, क्लियर है ना सर। चलो आगे बढ़ते हैं। तो 1.13 कैसे आया ये भी देख ली, समझना चाहिए ना, टाइम सीरीज दिखाने से थोड़ी ना हो जाता है, आपको समझना भी पड़ेगा भाई इससे क्या मतलब निकल रहा है। जब भी आपको किसी भी फंड का ऐसे रिटर्न का डिटेल्स दिखेगा तो आपको पता होना चाहिए कि हुआ क्या है। सिंपल स्टैटिस्टिकल एनालिसिस है। Of course, you square this return to get the variance from which you further calculate the standard deviation of the risk. Standard deviations calculate करना मैं आपको पहले ही सिखाया। The point that I want to make here is that when you take the excess return, जब आप excess return को लेते हो, you get both positive and negative values, है ना। Positive value indicates profit, negative value indicates a loss.
जब हम लोग ऐसे एक्सेस रिटर्न देखते हैं हमें पॉजिटिव भी मिलता है, नेगेटिव भी मिलता है, ये सुनो, हमें पॉजिटिव भी मिलता है, हमें नेगेटिव भी मिलता है। तो फॉर एग्जांपल अगर मैं देखूं डेली रिटर्न 14 अगस्त का 0.98, सो 0.98 माइनस 0.108, तो यू मेक 1.09 का आपका नेगेटिव है। तो ये क्या है, आपका फंड में लॉस आ गया, डे वाइज देखा जाए तो, ठीक है। सो आपको डेली पॉजिटिव रिटर्न भी दिख सकता है, आपको नेगेटिव रिटर्न भी देखने को मिल सकता है, जो बेसिस डिपेंड करता है डेली रिटर्न के बेसिस में। नाउ ऑफ कोर्स अब यहाँ से क्या मतलब निकल के आता है, the point I want to make here is that when you take the excess return you get positive as well as the negative. Positive value indicate profit, negative value indicate loss. Now let us look at the Sharpe ratio again. Sharpe ratio का फॉर्मूला जो लास्ट चैप्टर में पढ़े थे, Sharpe ratio क्या बताता है, फंड का रिटर्न माइनस रिस्क फ्री रिटर्न डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द फंड। By using the standard deviation in the denominator, जब हम लोग स्टैंडर्ड डेविएशंस को डिनोमिनेटर में यूज कर रहे हैं सर, we try to adjust the return per unit of risk, है ना। पर यूनिट में हमें कितना रिस्क लेना पड़ता है वही हम बताते हैं स्टैंडर्ड डेविएशंस में। हाउएवर द रिस्क कंटेन बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव, बट मजा का बात यह है सर, रिस्क पॉजिटिव भी होता है, रिस्क नेगेटिव भी होता है, मतलब प्रॉफिट भी होता है, लॉस भी होता है। आफ्टर ऑल वी डू नॉट वांट टू पेनलाइज द फंड फॉर ए पॉजिटिव रिटर्न, वी नीड टू स्क्रूटिनाइज इट फॉर ओनली नेगेटिव रिटर्न। द शॉर्टिनो रेशियो इसी में हमें हेल्प करता है। अब शॉर्टिनो में क्या होता है, शॉर्टिनो रेशियो इज एन इम्प्रोवाइजेशन ऑफ द शार्प रेशियो। शार्प रेशियो को थोड़ा सा इंप्रूव करके शॉर्टिनो आता है, वेयर द डिनोमिनेटर हैज ओनली नेगेटिव रिटर्न्स और द डाउन साइड रिस्क। मतलब डिनोमिनेटर में हम लोग स्टैंडर्ड डेविएशंस का सिर्फ नेगेटिव साइड को दिखाएंगे, डाउन साइड रिस्क कितना है, ठीक है। मतलब अगर फंड नीचे की तरफ जाएगा तो कितना जाएगा, हेंस द शॉर्टिनो रेशियो का फॉर्मूला शार्प रेशियो से थोड़ा बदल जाएगा। शार्प रेशियो में स्टैंडर्ड डेविएशन था, बट हमें यहाँ पर सिर्फ डाउन साइड रिस्क लेना है, फंड का रिटर्न माइनस रिस्क पर रिटर्न डिवाइडेड बाय डाउन साइड रिस्क। तो डाउन साइड रिस्क में जो डेटा आपको नजर आएगा वो बेसिकली वो डेविएशन है जो सिर्फ डाउन साइड डेविएशन को बताता है, बस और कुछ नहीं, कि डाउन साइड में आपका फंड कितना डाउन साइड जा सकता है। तो शॉर्टिनो का मेन ऑब्जेक्टिव है द एक्सेस रिटर्न एडजस्टेड फॉर ओनली द डाउन साइड रिस्क, लाइक द शार्प रेशियो, हायर द शॉर्टिनो रेशियो बेटर इट इज। शार्प रेशियो की तरह ही शॉर्टिनो रेशियो भी जितना बेटर होगा, ज्यादा होगा, उतना अच्छा है। अपार्ट फ्रॉम दिस वन चेंज, देयर इज नॉट मच डिफरेंस बिटवीन शार्प एंड शॉर्टिनो। इसके अलावा शॉर्टिनो और शार्प रेशियो में कोई डिफरेंस नहीं है, ठीक है। बस वो स्टैंडर्ड डेविएशंस को दिमाग में लेके काम करता है, वहां पर वो पॉजिटिव नेगेटिव दोनों ले सकता है, यहाँ पर ये सिर्फ डाउन साइड को लेता है ना सर। ये देखो सर, मैं आपको फिर से एक बार शार्प रेशियो की याद दिलाता हूँ। शार्प रेशियो का फॉर्मूला जो हम लोगों ने लास्ट क्लास में पढ़े था, फंड ए फंड बी का शार्प रेशियो देखे थे ना, ठीक है। एक में 14% रिटर्न आ रहा था, एक में 16% रिटर्न आ रहा था, तो फंड ए लेना चाहिए कि फंड बी लेना चाहिए, ठीक है। मैं वापस उसको रिपीट नहीं करूंगा, उसके लिए आप फिर से क्लास एक बार चेक कर लो सर। लेकिन शार्प रेशियो का फॉर्मूला क्या बताते हैं, फंड रिटर्न माइनस रिस्क रिटर्न डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द फंड। अब डेविएशन पॉजिटिव नेगेटिव बहुत हो सकता है, बट यहाँ पर शॉर्टिनो क्या करेगा सर, शॉर्टिनो आपको सिर्फ डाउन साइड रिस्क के बारे में बात करेगा, जैसे कि हम लोग यहाँ पर एक देखते हैं शार्प रेशियो, बट शॉर्टिनो रेशियो इज अ डाउन साइड रिस्क। 0.22 में वो डाउन साइड को ही सिर्फ बात करें, बस ये है। मैं जितना ज्यादा होगा शार्प रेशियो भी जितना हाई होगा फंड उतना अच्छा है। जब आप कंपेयर करोगे, जिसका शॉर्टिनो ज्यादा वही अच्छा है, जिसका शार्प ज्यादा वही अच्छा है, ठीक है। मतलब शार्प रेशियो का कॉन्सेप्ट अगर आपका क्लियर है तो शॉर्टिनो भी क्लियर हो जाना चाहिए, बिकॉज शार्प अगर भूल गए तो वापस शार्प रेशियो को देखो, क्योंकि हम लोगों ने काफी डिटेल्स में जानकारी लिया था शार्प का। शॉर्टिनो और शार्प में बस इतना फर्क है कि शॉर्टिनो ओनली डाउन साइड रिस्क को लेके बात करता है, नथिंग मोर देन दैट। बेसिकली शॉर्टिनो एंड शार्प इज द सेम थिंग, बस लिटिल डिफरेंस, शॉर्टिनो इज बेस्ड ऑन डाउनसाइड रिस्क एंड शार्प रेशियो इज बेस्ड ऑन बोथ। मतलब लाइक ये स्टैंडर्ड डेविएशंस पे ही बात करता है। जो स्टॉक का डेविएशंस होता है, जो फंड का डेविएशन होता है, वो डेविएशंस पे लोग ही बात करना शार्प रेशियो का मेन एरिया। तो वही है शॉर्टिनो वर्सेस शार्प रेशियो का डिफरेंस। अब जब नेक्स्ट क्लास में मैं आपको म्यूचुअल फंड्स को कैसे एनालाइज करना सिखाऊंगा, तब मैं आपको सारा पॉइंट को एक करके कि कैसे आप फंड को चूज करोगे उसके बारे में भी मैं बात करूंगा, ठीक है सर। तो अभी हम लोग जान रहे हैं एक एक करके पॉइंट
और धीरे धीरे जब नेक्स्ट क्लास में जाएंगे तो वहां पर हम लोग फंड को चूज करना, लास्ट में जाके चेकलिस्ट करेंगे। चेकलिस्ट क्या होता है? चेकलिस्ट का मतलब होता है सारा का सारा पैरामीटर को एक जगह में पॉइंट आउट करके जब फंड को चेक करना होता है, भाई किस फंड को लेना चाहिए और किस फंड को छोड़ना चाहिए, क्या इस फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए, क्या इस फंड में इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए, तो उसका जो पैरामीटर है, ठीक है, उसको चेक करेंगे। ठीक है, जैसे हम यहाँ से जैसे मॉर्निंग स्टार में 1 ईयर में जाओ, 1 ईयर में देखो, 3 साल में देखो, 5 साल में देखो, अलग अलग फंड का डेटा निकल के आएगा। आप यहाँ से फंड चूज करो, आप यहाँ से फंड चूज करो, 10 साल गवर्नमेंट बॉन्ड, एग्रेसिव, आर्बिट्रेज, ठीक है, कॉर्पोरेट बॉन्ड, इक्विटी, इक्विटी अदर्स, कितना सारा फंड यहाँ पर अवेलेबल है। ठीक है, फंड ऑफ फंड्स, जो मैं ऑलरेडी आपको फंड के बारे में ऑलरेडी बता दिया, लार्ज कैप फंड्स, ठीक है, ये देखो डीएसपी टॉप 100 इक्विटी फंड, ठीक है, ये डीएसपी बहुत ही फेमस कंपनी है। डीएसपी का टॉप 100 इक्विटी फंड की मैंने क्लिक किया, इसका डिटेल्स आपको मिलेगा। ठीक है, फिर आप यहाँ पर जाके कंपनी का पोर्टफोलियो देख लो कि कहाँ कहाँ इन्वेस्ट किया है। ठीक है, ये सब मैं बताऊंगा नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, ये सब मैं नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा कि क्या क्या चेक करना चाहिए। डिटेल पोर्टफोलियो देख लो, ऐसे तुम फैक्ट शीट चेक करोगे तो वहां पर भी तुम्हें डायरेक्टली मिल जाता है। ठीक है, ये देखो कहाँ कहाँ इन्वेस्ट है, और उस पर्टिकुलर आईसीआईसीआई में है, एचडीएफसी में है, इन्फोसिस में है, एचसीएल में है। मतलब बेसिकली एज ए स्टॉक मार्केट में हम लोग जो सीखते हैं वही म्यूचुअल फंड कंपनी स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करके कमा के देता है, डेब्ट मार्केट में कमा के देता है, मनी मार्केट, मतलब बेसिकली डेब्ट मार्केट मतलब मनी मार्केट का एरिया। और फिर रिस्क रेटिंग, जिसके बारे में मैं अभी आपसे बात कर रहा हूँ, रिस्क रेटिंग को चेक करने का अलग अलग जो पैरामीटर है, जिसमें अल्फा बीटा, ये देखो सर, देख रहा है, मुझे मिल गया सर। एक्चुअली इक्विटी में ही चेक करना ज्यादा सही रहता, मैं उसको डेब्ट फंड ले रहा था, नहीं आ रहा था। रिस्क एंड वोलेटिलिटी मेजर में अल्फा बीटा, ठीक है, शार्प रेशियो, स्टैंडर्ड डेविएशंस, ठीक है, मार्केट वोलेटिलिटी के अंदर जो मैं अभी आपको सिखा रहा हूँ कैप्चर रेशियोज। ठीक है, अभी कैप्चर के बारे में बात करूंगा। जैसे ये जो फंड है, ये जो फंड है, ये क्या फंड है सर? डीएसपी टॉप 100 इक्विटी फंड, इंस्टीट्यूशनल पे आउट, इनकम डिस्ट्रीब्यूशन एंड कम कैपिटल विथड्रॉल। ठीक है, इसका कैप्चर रेशियो एक बार चेक करो, अपसाइड डाउनसाइड। ठीक है, इंडेक्स इंडेक्स में इंडेक्स 100 है, इंडेक्स 100 है, 100 में आपका फंड, ठीक है, फंड अपसाइड कितना है, सिमिलर कैटेगरी का फंड का क्या है, आपका फंड का डाउनसाइड कितना है, सिमिलर कैटेगरी का डाउनसाइड कितना है। ठीक है, अब क्वेश्चन इज दैट सर ये अपसाइड डाउनसाइड से क्या फर्क पड़ता है? यस ना, हेलो, ये अपसाइड डाउनसाइड तो देख तो लिए, बट इससे क्या फर्क पड़ता है? काफी इंटरेस्टिंग फर्क पड़ता है सर, वही मैं अभी आपको बताने वाला हूं। सर क्या समझ में आ रहा है? थोड़ा सा लेवल आप लग रहा होगा आप लोगों को, बट इतना भी कुछ नहीं है। ठीक है, अगर आप रेगुलर क्लास को दिमाग में रखते हो ना, तो म्यूचुअल फंड्स में आप लोगों को मास्टर बनाने का, मतलब मतलब मेरे को ऐसा लगता है कि आप लोग म्यूचुअल फंड में मास्टरी हासिल कर लो। ठीक है, बस यही चाहता हूँ सर, और कुछ नहीं। अभी चलो कैप्चर रेशियो बताएंगे। देखो सर, जैसे मैंने अभी आपको दिखाया वैसा ही एक कैप्चर रेशियो किसी दूसरे फंड का यहाँ पर है। सर दिखाई दे रहा है? हेलो सर, बोलो। यस सर। सर, अब देखो, फाइनेंस में, म्यूचुअल फंड्स में कैप्चर रेशियो आपको क्या सिखाता है? बड़ा ही इंटरेस्टिंग खेल है सर। तो सबसे पहले कैप्चर रेशियो हमें क्या बताता है? कैप्चर रेशियो टेल्स अस for a given period, capture ratio tells us for a given period to what extent did the fund capture the positive return of its benchmark। मतलब इंडेक्स जो है, अगर इंडेक्स को 100 माना जाए तो 100 से फंड का अपसाइड कितना है, एंड ऑल्सो टू व्हाट एक्सटेंट इट कैप्चर्ड द नेगेटिव रिटर्न फ्रॉम द बेंचमार्क, डाउनसाइड कितना। मतलब बेंचमार्क से एक सर्टेन पीरियड तक, एक सर्टेन पीरियड तक बेंचमार्क से, बेंचमार्क इन द सेंस निफ्टी, निफ्टी 50,
या फिर निफ्टी 500, सेंसेक्स 100, जो भी आप लेते हो, ठीक है। तो इस तरह का जो बेंचमार्क एरिया है, बेंचमार्क से आपका फंड अपसाइड कितना पीरियड तक के लिए रहा है, ठीक है, तो उसका क्या कैलकुलेशन होगा। मैं इसके कैलकुलेशंस पे भी बात नहीं करूंगा, बस आपको मैं इसके एप्लीकेशंस में बात करूंगा, ठीक है, कैप्चर रेशियोज के एप्लीकेशंस में, कि अपसाइड डाउन साइड से आपको क्या रिस्क मेजर करना चाहिए, ठीक है, and also to what extent it captured the negative return from the benchmark। हाँ, अभी आपको ना कैप्चर रेशियो के बारे में थोड़ा सिंप्लीफिकेशन जानना है। सर ये कैप्चर रेशियो होता क्या है? सर कैप्चर रेशियो का कॉन्सेप्ट इज वेरी सिंपल। इसके लिए ना एक छोटा सा एग्जांपल मुझे आपको देना चाहिए। ये तो पहले तो आप ये वाला देखो, तो दिस इज द कैप्चर रेशियो ऑफ एचडीएफसी टॉप 100। जैसे कि मैं आपको अभी इसका टॉप 100 दिखा रहा था मॉर्निंग स्टार में, डीएसपी टॉप 100, ऐसे ये एचडीएफसी का टॉप 100 है, डायरेक्ट फंड है, ग्रोथ फंड है, 3 साल बेसिस में इसका रिटर्न यहाँ पर दिख रहा है। अब 3 साल के पीरियड में, ठीक है, द फंड हैज एन अपसाइड कैप्चर रेशियो ऑफ 99, which implies that the fund has managed to capture 99% of the index up move। मतलब इंडेक्स जितना बार अप मूव हुआ है उसका 99% वो इंडेक्स के साथ मूव किया है। मतलब ये फंड का मतलब अपसाइड का कॉन्सेप्ट होता है। जितना बार फंड मतलब अप हुआ है, जितना बार फंड अप हुआ है, सॉरी जितना बार इंडेक्स अप हुआ है, ठीक है, जितना बार इंडेक्स अप हुआ है आपका फंड भी उसके हिसाब से 99% टाइम अप हुआ है, 1% टाइम नहीं हुआ। सिमिलरली डाउन साइड कैप्चर रेशियो 119 क्या बताता है? फंड हैज कैप्चर्ड 119% डाउन साइड रिटर्न ऑफ द इंडेक्स। मतलब जितना बार इंडेक्स डाउन साइड गया है उसका 119% टाइम ये भी डाउन साइड में गया। तो मैथ क्या है इसके बेसिक पीछे में, उसको मैं थोड़ा साइड करता हूँ, ठीक है, लेकिन आपको मैं यही बताना चाहता हूँ कि ये अप साइड जाएगा कि मतलब डाउन साइड जाएगा, इसके पीछे कॉन्सेप्ट क्या है। सर इसके पीछे का कॉन्सेप्ट इज वेरी सिंपल। Upside capture ratio conveys the extent to which the fund capture all the positive returns of the benchmark। मतलब अगर निफ्टी इंक्रीज पॉजिटिव गया है तो आपका फंड भी पॉजिटिव गया है, मतलब आपका फंड वैसा ही ऐसा ही फंड में इन्वेस्ट किया है जो निफ्टी के साथ कनेक्टेड है ओवरऑल, ठीक है, आपका बेंचमार्क है इसीलिए निफ्टी। एंड डाउनसाइड कैप्चर रेशियो इंडिकेट टू द एक्सटेंट व्हिच द फंड कैप्चर्स द नेगेटिव रिटर्न्स ऑफ इट्स बेंचमार्क, ठीक है, मतलब बेंचमार्क का जो नेगेटिव साइड है उसके साथ गया है कितना बार, ठीक है, 100 में से क्या 119 बार, तो अच्छा बात नहीं है सर, ठीक है। गिवन दिस आस्क योरसेल्फ व्हाट शुड बी द आइडियल कैप्चर रेशियो ऑफ ए म्यूचुअल फंड। आपके मन में जरूर चल रहा होगा कि सर आइडियल म्यूचुअल फंड का कैप्चर रेशियो क्या होना चाहिए। वी वुड वांट टू फंड व्हिच कैप्चर्स 100% ऑफ द अपसाइड इफ नॉट मोर, कम से कम 100%। एट द सेम टाइम वी वांट टू डाउनसाइड कैप्चर रेशियो टू बी एज लो एज पॉसिबल। डाउनसाइड कैप्चर रेशियो जितना कम हो उतना अच्छा। डाउनसाइड कैप्चर रेशियो जैसे कि ये वाला अच्छा है ना सर। डाउनसाइड कैप्चर रेशियो 44 है, अपसाइड 83 है। मतलब इंडेक्स अगर 100% मूव किया है तो आपका फंड 83% मूव किया है, तो अच्छा है। और अगर इंडेक्स गिरा है बट आपका फंड नहीं गिरा, इंडेक्स गिरा है मतलब मार्केट गिरता है बट आपका फंड नहीं गिरा, मतलब ये तो बेसिकली आप ऐसे बोल सकते हो सर भूकंप से भूकंप से बचने वाला है। बात को समझे, बात को समझे। जैसे मानो निफ्टी, ठीक है, निफ्टी 50 मार्केट में बहुत बार अप होता है बहुत बार डाउन होता है ना सर। अगर मैं निफ्टी 50 का एक ओवरऑल आपको दिखाऊं, से फॉर एग्जांपल लास्ट 1 ईयर, ठीक है, लास्ट 1 ईयर में निफ्टी 50 अप भी गया है डाउन भी गया है, अप हुआ है डाउन हुआ है, अप हुआ है डाउन हुआ है, लेकिन ये 1 साल में हुआ है। लेकिन अगर आप थोड़ा लंबा टाइम लो, अब 5 साल के लिए ले लो, 5 साल में जब जब निफ्टी 50 डाउनग्रेड गया है, क्या तब तब आपका फंड भी डाउन में गया है? निफ्टी 50 क्या है? से फॉर एग्जांपल डीएसपी टॉप 100, या फिर से फॉर एग्जांपल एचडीएफसी टॉप 100, जो भी फंड आप चूज किए। कॉन्सेप्ट इज दैट एचडीएफसी टॉप 100 या डीएसपी टॉप 100 या एक्सिस टॉप 100 जो भी वो फंड चला रहा है, उसका बेंचमार्क अगर निफ्टी है तो क्या निफ्टी बढ़ने के साथ साथ आपका फंड बढ़ा है इसका चांसेस कितना, और निफ्टी गिरने के साथ साथ आपका फंड नहीं गिरा है इसका चांसेस कितना। तो नहीं गिरा है ये जितना कम हो उतना अच्छा,
और बड़ा है ये जितना ज्यादा हो उतना अच्छा। फर्स्ट मुझे आप ये तो बता दो सर, ये बात आपको समझ में आया कि नहीं है? ये जो अपसाइड डाउनसाइड का खेल मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे ये वाला फंड देखो, निफ्टी अगर 100% इंडेक्स मूव किया है तो इसका बेंचमार्क क्या है ये आपको पता चल जाएगा डिटेल्स पोर्टफोलियो में जाके कि कौन सा बेंचमार्क को ये फॉलो कर रहा है। बट जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड कि सर अगर इंडेक्स 100% मूव किया है तो आपका फंड 106% मूव किया है, बढ़िया है। बाकी जो फंड्स है सेम कैटेगरीज में वो 96% किया है। इसका मतलब आप अपने कैटेगरी से अच्छा हो, मतलब डीएसपी का फंड कैटेगरी फंड से अच्छा परफॉर्म किया है। ये अगर 100% में डाउन में गया है तो आपका फंड 105 में डाउन में गया है, कंपेयर टू बाकी अदर फंड 99% डाउन में गया है। और यहाँ पर टाइम भी दिया है, डाउन साइड ड्रॉडाउन ड्यूरेशन 13 महीने का लिया गया है, ठीक है। सो आई होप कि आपको बात ये समझ में तो आ ही रहा है सर, ठीक है। तो यहाँ पर दिया है सर, देखो कैटेगरी क्या है, लार्ज कैप है, इंडेक्स क्या है, S&P BSE 100 है, ठीक है। देख पा रहे हो सर, एज ऑफ जून 30 2022 का है। स्टैंडर्ड डेविएशंस एज ऑफ जून 2030 2022 का, जो भी स्टैंडर्ड डेविएशंस भी दिखा रहा है वो भी एज ऑफ जून का ही दिखा रहा है। सो डेटा को एनालिसिस करने के लिए आपको डेटा का एप्लीकेशन जानना पड़ेगा। मतलब ये क्यों आप अपसाइड का क्या मतलब, डाउनसाइड का क्या मतलब, बोलो सर। पहले मुझे ये बताओ समझ में ये आया कि नहीं। जैसे ये वाला फंड को समझे ना सर, डाउन साइड जितना लो उतना अच्छा। कैटेगरी डाउन साइड 96 है बट आपका फंड का डाउन साइड 44 है। मतलब मार्केट गिरा पर आप नहीं गिरे। मतलब वो बोलते हैं ना कि एकदम अल्ट्राटेक सीमेंट, बाकी सीमेंट से भूकंप से बाड़ी गिर सकता है बट अल्ट्राटेक सीमेंट से नहीं गिरेगा। तो ऐसा बोल सकते हो कि आपका ये फंड अल्ट्राटेक जैसा है, जिसका डाउन साइड जितना लो उतना अच्छा, जिसका अप साइड 100 के जितना बराबर का होगा उतना अच्छा। 100% अगर ना भी हो तो भी चलेगा बट 100% के आसपास रहे तो अच्छा है। हेलो रोशनी बोल, शिवम, नंदिनी, नील, क्लियर हुआ बात? है था सर। ठीक है। तो इस तरह Yes, से आप, sir. इस तरह से आपको क्या चेक करना है, अप साइड डाउन साइड चेक करना है, ठीक है। तो अप साइड डाउन साइड का डेटा आपको हर जगह में तो नहीं मिलना, मुश्किल है, बट अगर आप इसका डेटा आपको मॉर्निंग स्टार में जरूर मिलेगा। तो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग वेबसाइट के बारे में मैंने आपको बताया आपके रिसर्च के लिए। यहाँ पर आप स्टॉक के बारे में भी जानकारी ले सकते हो और म्यूचुअल फंड्स के बारे में भी जानकारी ले सकते हो। मतलब ऐसा कोई म्यूचुअल फंड नहीं जिसका इन्फॉर्मेशन आपको मॉर्निंग स्टार में नहीं मिलेगा। सो जस्ट विजिट्स और मॉर्निंग स्टार के साथ जुड़ जाओ, ठीक है। तो अच्छा है सर, ठीक है। नॉलेजेबल एरिया के साथ हमेशा जुड़े रहना चाहिए, नॉलेजेबल एरिया के साथ हमेशा जुड़े रहना चाहिए। नॉलेज एक ऐसा चीज़ है जो हमेशा प्रीमियम मिलता है नॉलेज से थ्रू से। बाकी दुनिया का बाकी सब चीज़ चकाचौंध है। मतलब आप सोचोगे कि कुछ मिलेगा बट मिलेगा नहीं, बट नॉलेज एक ऐसा चीज़ है आपको हमेशा कुछ ना कुछ रिटर्न देके जाएगा। जैसे एक बहुत सुंदर कहावत है ना सर, स्वदेशे पूज्यते राजा विद्वान सर्वथा पूज्यते। मतलब राजा हो अपने देश में लोग आपको बहुत सम्मान करेगा, बट अगर आपके पास ज्ञान हो दुनिया भर में जहां जाओगे आपको हमेशा सम्मान मिलेगा। तो पॉइंट इज दैट, बाय द वे, if you look at HDFC टॉप 100 रेगुलर ग्रोथ फंड, डाउनसाइड कैप्चर रेशियो 3 साल 5 साल 10 साल का अलग अलग देखो आप, 120 119 111, ठीक है, डाउनसाइड है रेस्पेक्टिवली। आई लाइक द कंसिस्टेंसी इन द रिस्क मैनेजमेंट हियर एंड आई वुड वैल्यू दिस फॉर हायर देन द अपसाइड कैप्चर रेशियो। अच्छा एक बात है, 3 साल में 5 साल में 10 साल में अगर डाउनसाइड भी लगातार सेम रेंज में रहा है ना तो ये एक अच्छा बात है, क्योंकि वो रिस्क मैनेजमेंट में एक कंसिस्टेंसी मैनेज कर रहा है, ठीक है। एक कंसिस्टेंसी मैनेज कर रहा है कि सिमिलर लेवल में ही अपना अपसाइड या डाउनसाइड को देख रहा है। सिमिलरली अगर आप देखते हो कि 3 ईयर्स में अपसाइड कैप्चर रेशियो 98 103 104 फॉर द सेम फंड व्हिच इज नॉट बैड ऑर्डर, है ना। Also it does not matter if you choose to analyze the upside or downside capture ratio, what matter is the consistency. Hence it is important to look at capture ratio across multiple years, ठीक है। consistency देखने के लिए आपको थोड़ा लंबा समय के लिए देखना चाहिए, ठीक है। बाय द वे थर्ड फिफ्थ एंड 10th ईयर अपसाइड कैप्चर रेशियो 98 103। अच्छा आई यूजुअली चेक द कैप्चर रेशियो ऑन द मॉर्निंग स्टार जो मैं आपको अभी बताया, ठीक है। एंड विद दिस एंड एवरीथिंग एल्स वी हैव डिस्कस्ड इन द प्रीवियस चैप्टर, जो भी आज पढ़े और जो प्रीवियस चैप्टर में पढ़े, ठीक है,
इसको अगर आप एक कंबाइन करते हो तो डिफरेंट म्यूचुअल फंड को मैट्रिक्स बन जाता है और म्यूचुअल फंड्स को एनालिसिस करने का एक जबरदस्त तरीका बन सकता है सर। तो इसीलिए अगर आपको म्यूचुअल फंड को टॉप वे में समझना है तो आपको थोड़ा सा मेहनत तो करना होगा, ठीक है। तो यही है मेनली म्यूचुअल फंड्स का शॉर्ट इन एंड कैप्चर रेशियो, एंड इन आवर नेक्स्ट लेक्चर्स आई विल डिस्कस हाउ टू एनालाइज इक्विटी म्यूचुअल फंड्स, ठीक है। एंड फिर मैं बात करूंगा डेट, मतलब बेसिकली कुछ नहीं है, चेक करना है। इतना दिन से जो कुछ भी सीख के आए उसको चेक करना है। जितना सारा पॉइंट हम लोगों ने अभी तक देखा उसको चेक करना सीखेंगे। ऐसे मैं ऑलरेडी आपको हर फंड में बताता रहता हूँ, अगर आप मुझे बोलोगे तो मैं ऑलरेडी आपको बहुत सारा चीज बता के आया, बस आपको अगर उसको एक समरी बना के देना है तो बस वही करना है सर, और कुछ नहीं करना है। बस आपको समरी बना के देना है कि भाई जब जब म्यूचुअल फंड खरीदने जाओगे, जब जब किसी को एडवाइज करने जाओगे तो उसको क्या देख के बताओगे कि भाई इस फंड में जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए, बस यही काम, ठीक है। मतलब हम ऐसा बोलो कि सर हम लोग म्यूचुअल फंड चूज करने का जो नॉलेज है उस नॉलेज का जो भी पॉइंट है सीख लिए, अब बस उस पॉइंट को समरी करके पुट करना है। जैसे ही पुट कर दोगे फिर बन जाओगे और फिर धीरे धीरे म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो भी बनाना सीख जाओगे। और फिर कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स है, स्मार्ट बीटा, एसेट एलोकेशन, इंट्रोडक्शन एंड एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स, ठीक है। और बेसिक्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स, जो लोग इकोनॉमिक्स का क्लास मेरे पास करते हो उनको और मैं इकोनॉमिक्स में क्या पढ़ाऊँ सर, ठीक है। फिर भी एक बार बता दूंगा, आप लोग एक बार जरूर देख लीजिएगा। तो बस नेक्स्ट 2 क्लासेस में आपको मैं म्यूचुअल फंड को एनालिसिस करना सिखा दूंगा, हो जाएगा म्यूचुअल फंड। और फिर एनआईएसएम का एग्जाम भी आप लोग बैठ जाना सर, एनआईएसएम के एग्जाम में भी आप लोग बैठ जाना, ठीक है। मैं क्वेश्चंस बहुत जल्दी आप लोगों को शेयर करने वाला हूँ म्यूचुअल फंड्स का, ठीक है। इतना ही है सर आज। एनी क्वेश्चन? क्लियर है ना सर डिस्कशन? बोलो। रोशनी, नील, नंदिनी, शिवम, समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, आज इतना ही है फिर, टाटा, ठीक है। राखची दादा. ओके सर, Bye. बाय सर, बाय।